नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र क्रमांक 4 के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई दूसरी जो एकांकी है पिकनिक नामक, इसकी हमने इसके पहले के लेक्चर में पात्र परिचय देखे है और थोड़ा सा कथा वस्तु का सार भी हमने देख लिया है। आज हम इस पिकनिक एकांकी के संदर्भ में उसकी कथा वस्तु के रूप में जो भी कुछ बातें कही गई है, एक आशय के तौर पर मैं इस पिकनिक एकांकी को आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। पूरी कथा वस्तु लाइन टू लाइन पढ़ने की बजाय मैं इसमें जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसको मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको पता चले कि पिकनिक एकांकी जो है किस विषय को लेकर लिखी गई है और इसमें विष्णु प्रभाकर जी कौन सी बात कहना चाहते हैं जो आज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए, इसके पहले के लेक्चर में हमने पात्र परिचय देखा था। इसमें प्रमिला जो है निरूपा की माँ है और एक 45 साल की उम्र है उसकी, और एक बेटी की माँ होने के नाते उसको अपने बेटी को लेकर वो चिंतित है और उसके साथ या उसके आसपास जो भी कुछ माहौल है उस माहौल को लेकर भी वो थोड़ी सी चिंतित है। और दूसरे स्तर पर वहां पे दूसरा एक पात्र हेमंत जो है वो निरूपा के पिता है और प्रमिला के पति है। तो दोनों भी माता पिता जो है प्रमिला निरूपा को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, क्योंकि आज युवाओं के बीच में जो माहौल पनप रहा है वो माहौल देखकर पुरानी पीढ़ी के लोग जो है न जाने कौन कौन से संदेह उनके मन में पल रहे होते हैं, जिसका डर जो है उनको हमेशा बना रहता है। तो करुणा नामक एक पात्र है जो प्रमिला की सहेली है और एक प्रिंसिपल, एक महिला कॉलेज की प्रिंसिपल भी है। साथ ही साथ वह करुणा जो है एक अविवाहित स्त्री होने के नाते पुरुषवादी वर्चस्व से वो थोड़ा सा उस विचारों वाली है कि वो स्त्री के पक्ष में हमेशा बातें करती है। तो इस तरह से प्रमिला और करुणा की वो सहेली होने के कारण वहां पे करुणा भी जो है प्रमिला को कुछ बातें समझाती है और बेटी के व्यवहार को लेकर, बेटी के बर्ताव को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की वो भी सूचना करती है। और निरूपा जो लड़की है वो हेमंत और प्रमिला की 19 साल की लड़की है, कॉलेज युवती है और आज के दौर की युवती है, मतलब आज के युवाओं के बीच का प्रतिनिधित्व करने वाली लड़की है। तो ऐसे समय में ये निरूपा जो है अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ उसी माहौल में, उसी रूप में खुले विचारों के साथ रहने वाली लड़की है। अब यहाँ पे माता पिता होने के नाते निरूपा को लेकर हेमंत और प्रमिला जो है हमेशा चिंतित है, लेकिन निरूपा जो है अपने माता पिता के मिले हुए संस्कारों के कारण वो जरा सी भी गलत काम में लिप्त नहीं है या उस प्रकार के ख्याल उसके नहीं है। वो भले ही आजादी के साथ या खुलेआम अपनी जिंदगी जी रही है, लेकिन जिस प्रकार के संदेह प्रमिला और हेमंत के दिमाग में पनपते हैं उस प्रकार का कोई भी कदम जो है निरूपा नहीं उठाएगी, ऐसा विश्वास भी जो है हेमंत और प्रमिला को है। और निरूपा भी जो है अपने माता पिता के दिए संस्कारों के आधार पर उस प्रकार के कदम नहीं उठाती। उसके साथ साथ और एक पात्र वहां पे आ जाता है वीरेश्वर नामक। ये वीरेश्वर पात्र जो है वो निरूपा का सहपाठी है और ये निरूपा को जो है पिकनिक पर ले जाना चाहता है। अब प्रमिला को ये लगता है कि ये वीरेश्वर जब उसके पास अनुमति मांगने आता है तब वहां पे प्रमिला को ऐसा संदेह रहता है। और साथ ही साथ करुणा ने भी कुछ बातें उसको कही थी और वो वीरेश्वर को कहते कि तुम उसको नहीं लेके जा सकते, मैं उसको जाने की अनुमति नहीं दूंगी। और वीरेश्वर जो है उसको लेकर थोड़ा सा अपमानित हुआ सा महसूस होता है और वो कहता है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हो। मतलब ये सभी बातें इस कथानक में लिखी गई है, लेकिन प्रमिला को लगता है कि पिकनिक का बहाना बनाकर वहां पे जो भी कुछ गलत बातें जो है होने की संभावना है, तो ये संदेह उसके मन में पनप रहा है। इस वजह से उसको जाने की अनुमति नहीं दी जाती और वीरेश्वर वहां से अपमानित होकर और अब हुए अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से वहां से चल पड़ता है गुस्से के साथ। और उसके साथ साथ
और दो तीन पात्र है आनंद और अजित। ये भी जो है आनंद जो पात्र है वो प्रमिला का एक काल्पनिक पात्र है, जिसको लेकर वो अपने अतीत को लेकर सोचती है कि जब वो युवा अवस्था में थी तब वो आनंद पात्र वहां पे प्रस्तुत हुआ है। और अजित नामक पात्र जो है वो भी निरूपा का सहपाठी है, वो भी पिकनिक पर जाने वाला होता है। और सेवक राजू जो है वो उस हेमंत और प्रमिला के घर में नौकर का काम करता है और बात बात पर वहां पे उनके आदेशों का पालन करता रहता है। तो लगभग ये इन पात्रों के साथ ये पिकनिक एकांकी जो है गढ़ी हुई है या उसको लिखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा अब विष्णु प्रभाकर जी इस पूरे कथानक के माध्यम से अपनी बात क्या कहना चाहते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हेमंत और प्रमिला जो है एक विशिष्ट पीढ़ी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास है, ऐसा समझ लीजिएगा। और निरूपा जो है वो आज के युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है कि आज के युवावस्था की जो पीढ़ी है वो किस प्रकार के माहौल में रह रही है और वो खुले विचारों से किस प्रकार रहते हैं। कॉलेज की युवती होने के नाते या कॉलेज के माहौल में रहने के कारण जो है निरूपा भी थोड़ी सी खुले विचारों वाली है, आज़ादी से जीने वाली है। तो इस तरह से आज के हम देखते हैं कि ये एकांकी जो है आज के समय को लेकर लिखी गई है। और आज के समय में हम देखते हैं कि कॉलेज में या बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय होते हैं वहां पे किस प्रकार का छात्रों के बीच में माहौल होता है, इसको लेकर ये बातें लिखी गई है। और दूसरी तरफ जो है उसी कॉलेज के माता पिता, उस छात्रों के माता पिता जो है अपने बच्चों के बारे में, अपने लड़का लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं, यही बातें थोड़ा सा इस एकांकी में लिखी गई है। बात बहुत ही मतलब सामान्य है कि अब ये कॉमन हो गई है कि कॉलेज में अगर कोई छात्र छात्रा पढ़ती है तो उसको लेकर पिकनिक पर जाना वगैरह ये कॉमन बातें आज के दौर में समझी जाती है। लेकिन प्रमिला और हेमंत नामक जो पात्र है वो थोड़े से पुराने पीढ़ी के हैं, आज के युग में रहते हैं, आज के ख्यालों के साथ जी रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में उनके समय के जो विचार थे वो आज भी उनके साथ है। अब वो निरूपा को लेकर हमेशा चिंतित इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बेटी जो है खुले विचारों वाली है, उसके साथ कुछ भी घटित हो सकता है, कोई बहला फुसला कर जो है उसके साथ कोई गलत काम कर सकता है। अर्थात आज के युवाओं का जो आकर्षण है, अर्थात जिसके प्रति जो प्रेम को लेकर जो आज के युवा सोचते हैं वो प्रेम वगैरह कुछ न होकर एकमात्र आकर्षण है, ऐसा प्रमिला और हेमंत को लगता है। और इस वजह से वहां पे वीरेश्वर के साथ जो है निरूपा को भेजने के लिए अनुमति प्रमिला नहीं देती और हेमंत भी जो है उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन बाद में दोनों जब इसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे होते हैं तब उनको लगता है कि उन्होंने निरूपा को पिकनिक पर जाने से रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उनकी बेटी क्या है, उनकी बेटी का स्वभाव कैसा है, उसके वो क्या क्या कर सकती है, ये सभी बातें जो है हेमंत और प्रमिला को भली भांति मालूम है। लेकिन जब वहां पे उनको पता चलता है कि निरूपा थोड़ी सी नाराज हुई है उसको जाने न देने के कारण और उसके दोस्तों का अपमान करने के कारण भी वहां पे वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। जब हेमंत और प्रमिला के बीच में ये वार्तालाप चल रहा होता है तो उस दौरान उनके दिमाग में वही ख्याल आते हैं जब अब वो एक कैफे में जाने की बात करते हैं या एक होटल में जाने की थोड़ी सी बातें वहां पे आ जाती है, तो वहां पे हेमंत और प्रमिला जो है अपने अतीत में चले जाते हैं और हेमंत प्रमिला को समझाना चाहता है कि मैंने भी कुछ सालों पहले एक ऐसी लड़की को देखा था कि जो भी आज जिस अवस्था में निरूपा सोच रही है उसी अवस्था में वो लड़की वहां पे सोच रही थी। और जब प्रमिला पूछती है कि वो लड़की कौन थी तब वहां पे वो बता देता है कि वो लड़की तुम थी। अर्थात जिस समय प्रमिला युवावस्था में थी, प्रमिला यौवन की अवस्था में थी, वो भी किस प्रकार इस प्रेम के पास में या ये जो प्रेम वगैरह जो होता है उसमें बहकाने की या बहकने की अवस्था में किस प्रकार थी, ये बातें थोड़ा सा हेमंत जो है उसको समझाता है। और आनंद नामक जो पात्र है ये भी प्रमिला को लेकर वो मतलब प्रमिला जो है उसको लेकर सोच रही थी, अर्थात अपने दोस्त आनंद के बारे में वो किस प्रकार उस
माहौल में आनंद को लेकर प्रेम से संबंधित किस प्रकार सोच रही थी, ये बातें थोड़ी सी उसमें बताई गई है। अब यहाँ पे ये दिखाने के पीछे लेखक का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने युवा अवस्था में लगभग उसी बहकावे में या उसी वहम में रहता है कि उसका कोई तो साथी होना चाहिए, उसका कोई तो, उसके ऊपर कोई तो प्रेम करने वाला होना चाहिए। लेकिन जब असलियत पता चल जाती है या मुश्किल के समय में जो साथी उसका साथ दे देता है वही जीवन साथी बन सकता है। तो ऐसे समय में वहां पे एकांकी में वो दृश्य भी या वो प्रसंग भी वहां पे बताया गया है कि वो तूफान आ गया था और उस तूफान में जो है हेमंत नामक व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति था, वो प्रमिला को मिला था और उस हेमंत ने जो है उस तूफान से जो है उस सैलाब से प्रमिला को हाथ बढ़ाया था, उसकी मदद की थी। उस समय प्रमिला हेमंत को जानती भी नहीं थी। जब बाद में पता चला कि वो आनंद को लेकर जो सोच रही थी वही बातें जब वो हेमंत को लेकर अब सोच रही है, अब आनंद को लेकर उसने जो भी सोचा था वो भूल जाती है। अब हेमंत को ही वो अपना प्रेमी या आशिक मान लेती है और बाद में दोनों जो है शादी कर लेते हैं, जीवन साथी बन जाते हैं। और इस रूप में हेमंत जो है प्रमिला को समझाना चाहते हैं कि तुम निरूपा के बारे में जो भी कुछ सोच रहे हो, तो उसकी उम्र में जब तुम थी तो उसी अवस्था से तुम गुजरी हो, तो उसको लेकर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी जो है उतने बुरे संस्कारों वाली नहीं है, हमने उसके ऊपर अच्छे संस्कार किए हैं, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। ये थोड़ी सी बातें वहां पे उसको वो सुना देता है और जब प्रमिला को उसकी गलती का एहसास हो जाता है तब तो वहां पे दोनों भी जो है अब निरूपा को जो है पिकनिक पर जाने के लिए अनुमति दे देते हैं और वो दोनों भी जो है निरूपा को पिकनिक पर भेजने की तैयारी में जुटे हुए होते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार से हेमंत और प्रमिला के बीच जो भी कुछ वार्तालाप हुआ या विचार विमर्श हुआ वो प्रस्तुत ये करता है कि देखिए कि हर युवा जो है बुरा नहीं हो सकता, हर युवा पीढ़ी जो है गलत काम नहीं कर सकती। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपनी एक युवा अवस्था होती है और वह व्यक्ति अपनी युवा अवस्था से जब आगे बढ़कर अपने उम्र में आया हुआ होता है तो वहां पे उसने जो भी कदम उठाए होते हैं वो लगभग सही होते हैं। तो निरूपा को लेकर वो दोनों जब सोचते हैं तो दोनों को ये विश्वास निर्माण होता है कि हमारी बेटी वैसा कदम नहीं उठा सकती या किसी के प्रेम जाल में फंस नहीं सकती, या वीरेश और अजित जैसे जो उसके सहपाठी है वो भी उसको फंसा नहीं सकते। ये बच्चे जो है, ये लड़के जो है अपने अपने माहौल के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार जो है खुले विचारों की जिंदगी जी रहे हैं। तब वहां पे प्रमिला और अजित को भी वहां पे उन लोगों की बातें समझ में आती है और वो बच्चे जो युवा होकर भी जो है गलत कदम नहीं उठाएंगे, जब उनको विश्वास हो जाता है तब उन सभी को जो है पिकनिक पर जाने के लिए वो अनुमति दे देते हैं। अब यहाँ पे ये एकांकी समाप्त हो जाती है। अब देखिए इस एकांकी के कथानक में जो भी बातें सामने रखी गई है एकांकीकार ने, उसमें लगभग वही बात कही गई है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बारे में क्या सोचती है और जो युवा पीढ़ी है वो पुराने पीढ़ी के बारे में क्या सोचती है। जब पुरानी पीढ़ी ने युवा पीढ़ी के बारे में गलत सोचा तब युवा पीढ़ी भी उनके बारे में गलत सोचती है, क्योंकि निरूपा जो है अपनी माँ को माँ नहीं कहती, मतलब गुस्से में आकर जो है जब उसको पिकनिक पर जाने से वो रोकती है तब तुम माँ नहीं हो, मुझसे तुम ईर्ष्या करती हो। ये इस प्रकार की संवाद जो है एकांकी में प्रस्तुत हुए हैं। तो मुझे बताना यह है कि आप जो बर्ताव करेंगे लगभग वैसा ही बर्ताव जो है आपको उसके तुलना में मिलेगा। तो इसलिए एकांकीकार ने ये बताने की कोशिश की है कि आज के युवा पीढ़ी को आप जैसे आप संभालना चाहते हैं या उसको हैंडल करना चाहते हैं, उसी रूप में उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वो भी लोग जो है आपके साथ वो व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि उनको विश्वास में लेकर उनको भले बुरे का जो भी कुछ भले बुरे की जो बातें होती है उसको अच्छी तरह से समझाई जाए और उसके आधार पर उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाए या उनके बर्ताव को वहां पे स्वीकारा जाए। तो लगभग ये बातें जो है विष्णु प्रभाकर जी समझाना चाहते हैं। और दूसरी एक बात,
कि मैंने अभी कहा था कि कोई भी युवा, प्रत्येक युवा बुरा नहीं हो सकता या प्रत्येक युवा जो है बिगड़ा हुआ ही है, ऐसा नहीं है। तो ये जो पुराने ख्याल जो है, या प्रमिला और हेमंत को जो भी कुछ लगता है कि हमारी बेटी गलत कदम उठा सकती है, तो इस ऐसे संदेहों से भी या आशंकाओं से भी हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा विष्णु प्रभाकर जी को कहना है। अर्थात आज की युवा पीढ़ी अपने बारे में सोचने के लिए सक्षम है, आज के अपने बारे में जो भला बुरा है उसको लेकर वो सोच सकते हैं। तो लगभग यही बातें जो है विष्णु प्रभाकर जी वहां पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस एकांकी में ज्यादा कठिन कुछ नहीं है। ये एकांकी पूर्णतः आज के युवाओं को लेकर लिखी गई है, और आज के युवा जो खुली जिंदगी जी रहे हैं, जो आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। पहले जमाने की लोगों की जिंदगी बहुत ही अटकाव भरी थी, मतलब घर के लोगों का दबाव उनके ऊपर रहता था। अर्थात लड़के जो है या लड़कियां जो है अपने पिता के सामने तक खड़े नहीं होते थे। तो वो माहौल आज नहीं रहा है। आज सब तरफ खुली छूट दी जाती है। मतलब एक पिता जो है अपने बेटे के साथ दोस्त का बर्ताव करता है, मित्रता के साथ बर्ताव करता है। एक बेटी के साथ अपनी माँ जो है अपनी सहेली के रूप में बर्ताव कर रही है। तो ये जो खुलापन आज के जीवन शैली में पनप रहा है, ये एक प्रकार से एक स्वास्थ्य परिवार का लक्षण है, ऐसा विष्णु प्रभाकर जी को भी कहना है। और इन युवाओं को आप जितने विश्वास के साथ उनके साथ रहेंगे या उनके साथ खुले विचारों से रहेंगे, वो भी युवा जो है आपके साथ उतने ही खुले विचारों के साथ रहेंगे। लगभग यही बातें जो है इस एकांकी में कहने की कोशिश विष्णु प्रभाकर जी ने कही है। मुझे लगता है कि ये एकांकी जो है थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इसमें ऐसा कौन सा विषय लिखा गया है कि जिसको लेकर विष्णु प्रभाकर जी को बताना है। तो लगभग वही बातें, अर्थात हम देख रहे हैं कि ये पद्धति आ रही है, मतलब परंपरा से ये चल रहा है कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का जो संघर्ष है वो निरंतर इतिहास में हम देखते हैं कि चल रहा होता है। तो इस प्रकार की एकांकी जो है, पिकनिक नामक एकांकी जो है, दो पीढ़ियों के बीच का संघर्ष मिटाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अर्थात इस संघर्ष को कैसे मिटाया जा सकता है, इसके उपाय के तौर पर यह एकांकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभाती है। तो विष्णु प्रभाकर जी ने अपनी एकांकी के माध्यम से पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का जो द्वंद्व है उसको समाप्त करने की कोशिश की है। और वो ज्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आप जो है आज के युवा पीढ़ी के साथ जो है रह सकते। आप मित्रतापूर्ण व्यवहार जब करेंगे तो वो भी जो है खुले तौर पर मित्र के रूप में आपके साथ रहेंगे और आपके विचारों पर, आपके पदचिन्हों पर वो चलते दिखेंगे। तो इसलिए अटकाव भरी जिंदगी के बजाय उनके साथ विश्वास के साथ रहना, ये इस एकांकी का एक उद्देश्य है। या जो भी कुछ माता पिता होते हैं उनको लेकर यही वो संदेश देना चाहते हैं कि आप उन्हें अटकाव में जिंदगी मत उनकी बिताइएगा, उनको विश्वास के साथ अपने साथ उनको रखिए, तब ये युवा जो है कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा विश्वास जो है विष्णु प्रभाकर जी इस एकांकी के माध्यम से वहां पे देना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस एकांकी में ज्यादा कुछ नहीं है। आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच के संघर्ष को मिटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है, तो ये इस एकांकी में उस उत्तर के रूप में वहां पे वो बातें कही गई है कि आप अगर उस युवाओं को विश्वास देकर और उनके विचारों के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता जो भी कुछ विचार प्रकट करते हैं, तो वो युवा भी जो है आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपके कहे अनुसार ही वहां पे वो आगे की बातें सब करते हैं। तो हर एक के बारे में संदेह दिमाग में रखना या हर एक के बारे में आशंका दिमाग में रखना, हर एक के बारे में गलत सोचना, ये जो कुछ पुराने ख्याल है अब थोड़ा सा उसको दूर हटाना होगा और नए लोगों के साथ या नई पीढ़ी के साथ, नए विश्वास के साथ या आज के जीवन शैली में जो भी कुछ माहौल है उस माहौल को स्वीकारते हुए इन युवाओं के साथ बर्ताव करना जरूरी है। ऐसा विष्णु प्रभाकर जी को इस एकांकी के माध्यम से बताना है। दूसरी बात देखिएगा कि मैंने अभी कहा था कि पुराने जमाने में ऐसा था कि एक बेटा जो है अपने पिता के सामने खड़ा नहीं हो पाता था या माता पिता के सामने नहीं आता था। तो ये स्थिति अब नहीं रही है। आज
लगभग सभी परिवारों में खुलापन आ गया है। ये कि एक बेटा जो है, एक बेटी जो है अपने माता पिता के साथ एकदम मित्रता के साथ बर्ताव कर रहे हैं, माता पिता भी अपने बेटों के साथ मित्रता के साथ बर्ताव कर रहे हैं। तो ये बातें जो है एक सुखी परिवार के लिए या आनंदी माहौल के लिए जो है बेहद जरूरी बन गई है, क्योंकि आज की जीवन शैली बहुत तनावपूर्ण बन गई है। हम देख रहे हैं कि घर से बाहर निकलते तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, बहुत सारी समस्याओं से हमारा जीवन घिरा हुआ है। तो ऐसे माहौल में हम अपने लोगों के साथ अगर आनंद के साथ रहे, हमें अपने लोगों के साथ मित्रता के साथ रहे, तो मुझे लगता है कि इस दुख भरी जिंदगी के कुछ पल जो है हम सुख के साथ बिता सकते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार जो है हमारे सामने रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है वो सभी बातें एकांकी के आशय के तौर पर वहाँ पे उस एकांकी को लागू हो जाते हैं। इसके अलावा इस एकांकी में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस एकांकी का आशय लगभग यही है, और इस आशय के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर ये एकांकी विस्तार से पढ़नी है तो किताब हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, उसको लेकर विस्तार से पढ़िए। मैंने अपनी ओर से इस एकांकी में लेखक को जो भी कुछ कहना है मैंने वो आसान शब्दों में, अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है। आप इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको इस एकांकी को अगर पढ़ेंगे तो लगभग यही बातें आपको उसमें दिखाई देगी। अगर विस्तार से पढ़ना है तो किताब लेकर एकांकी को पढ़िए। मेरी ओर से मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि ये एकांकी यहाँ पे समाप्त होती है, और आशय के तौर पर मैंने अभी जो भी कुछ इस लेक्चर में जो बातें बताई है वो सभी बातें इस एकांकी में प्रस्तुत हुई है, और वही बातें विष्णु प्रभाकर जी को हमारे सामने वो एकांकी के माध्यम से रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पिकनिक नामक एकांकी का आशय इस प्रकार का है। आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एकांकी को पढ़िए। अगले लेक्चर में मैं अगली एकांकी आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।